एक ही क्लास में कोई स्टूडेंट टॉप करता है, कोई जो स्टूडेंट होता है वो एवरेज मार्क्स लाता है और कोई जो स्टूडेंट है सिर्फ पास मार्क्स लाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों सबका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है? तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जो कि क्लास ट्वेल्थ का है। और क्लास ट्वेल्थ में ये इससे कोई एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। और आज जो हम लोग स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो हर व्यक्ति जो होता है उसमें मतलब एक जो फैमिली है उसमें जितने भी फैमिली मेम्बर है उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम लोग पाते हैं। कैसे कि अगर कोई व्यक्ति, कोई फैमिली है, उसमें किसी का हाइट लंबा होता है, कोई शॉर्ट हाइट का होता है, कोई कोई मोटा होता है, किसी का पर्सनालिटी मतलब पिकनिक टाइप पर्सनालिटी होता है, किसी का एथलेटिक बॉडी होता है, और कोई काफ़ी फूडी होता है, कोई खाना पसंद नहीं करता है, किसी को आउटिंग पसंद होता है, किसी को क्रिएटिविटी पसंद होता है। तो घर तो एक ही है और एक ही फैमिली के मेंबर है, एक ही मम्मी पापा के सारे बेटा बेटी, मम्मी पापा, एक ही घर के सब लोग सदस्य हैं, लेकिन सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। और अगर हम कोई गार्डन का भी एग्जांपल लेंगे तो अगर गार्डन में सिर्फ रेड कलर का फ्लावर है, सिर्फ रेड ही रोज़ है, तो थोड़े समय के लिए तो अच्छा लगेगा लेकिन फिर आप उससे बोर हो जाइएगा। लेकिन आप गार्डन में अगर देखिएगा कि बहुत तरह का फ्लावर है, रेड, पिंक, येलो, ऑरेंज, हर कलर का फ्लावर है, तो वो देखने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होता है, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होते हैं, वो प्रकृति में आकर्षण और सौंदर्यता बनाए रखती है। और जैसे हमारा ये हाथ है, तो सारा जो फिंगर है सबका साइज अलग अलग है। तो अगर सबका साइज सेम रहेगा तो भी हम कार्य पूरे अच्छे से सक्षम होकर नहीं कर सकते। तो हर का जो सुंदरता है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उससे क्या होता है, उससे सौंदर्य बनता है और हम अपना काम भी अच्छे से कर पाते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहना भी जरूरी है। और विचलनशीलता या विभिन्नता एक प्राकृतिक तथ्य है और व्यक्ति इसके अपवाद नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक विशेषताएं, जैसे बताएं अभी, किसी का हाइट ज़्यादा, किसी का हाइट कम, किसी का किसी का हेयर का कलर ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का पुपिल जो होता है आईलेंस ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ग्रे होता है। तो सबका जो है वो अलग अलग होता है। कोई बुद्धिमान होता है, कोई क्रिएटिव होता है, कोई नॉन क्रिएटिव होता है, कोई डल होता है। तो इसे ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक यह विश्वास करते हैं कि हमारे व्यवहार हमारे व्यक्तिगत विशेषकों से प्रभावित होते हैं, जबकि कुछ दूसरे मनोवैज्ञानिक का विचार है कि हमारे व्यवहार स्थिति परक कारकों से अधिक निर्धारित होते हैं और इसे सिचुएशनिज्म कहा जाता है। अब इसको एक हम एग्जांपल से समझेंगे कि जो ट्रेट्स होता है, जैसे कि ये मेरा ट्रेट्स है क्या, कि मेरे को पढ़ाई अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छा लगता है। और कौन सा पढ़ाई अच्छा लगता है, तो साइकोलॉजी का अच्छा लगता है। तो ये मेरा एक ट्रेट है कि मुझे साइकोलॉजी पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है। लेकिन कोई मनोवैज्ञानिक ये कहें कि सिर्फ ट्रेट्स ही रहता है, और कोई बोले हैं कि सिचुएशनिज्म रहता है। तो सिचुएशनिज्म कैसे रहा, पढ़ाना तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को भी यहाँ क्लास 11 12 या ग्रेजुएशन या पीजी का पढ़ा रही हूँ, तो ये ये एक सिचुएशन हुआ। अगर अभी मुझे माउंटेसरी में यहाँ जो सिचुएशन हुआ, वहाँ मैं आप लोगों को लेक्चर मेथड से पढ़ा रही हूँ। और यही अगर मुझे माउंटेसरी में पढ़ाने को कहा जाए, इंटरेस्टेड फील्ड तो है पढ़ाना, माउंटेसरी क्लास में अगर मैं लेक्चरशिप के द्वारा पढ़ाई तो वहाँ बच्चा लोग को समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ प्ले मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो पढ़ाने वाली तो एक ही टीचर बागीसा चित्रांश, लेकिन आप लोगों को लेक्चर मेथड से पढ़ा रही है। और जो अगर वही बागीसा चित्रांश अगर जा रही है माउंटेसरी स्कूल में, तो वहाँ प्ले मेथड से पढ़ा रही है, एपरेटस से पढ़ा रही है, एबैकस से पढ़ा रही है। तो कोई मनोवैज्ञानिक कहा है कि सिर्फ जो व्यक्ति में जो विशेषता होता है वो सिर्फ ट्रेट्स होता है। तो और कोई कहा है कि सिचुएशनिज्म होता है। तो यहाँ दोनों, तो सिचुएशनिज्म के अकॉर्डिंग क्या हुआ, पढ़ाने वाला सेम ही व्यक्ति हुआ और मेथड्स अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग यूज़ कर रहा है। यहाँ सीनियर क्लास को पढ़ा रहा है तो लेक्चर के द्वारा पढ़ा रहा है, और वही माउंटेसरी में जा रहा है पढ़ाने तो प्ले मेथड और एबैकस से पढ़ा रहा है, एपरेटस से पढ़ा रहा है। तो सिचुएशन अलग अलग हो गया। अगर कोई स्टूडेंट है वो क्लास में चुपचाप बैठा है, उसका इंडिविजुअल जो अगर हम असेसमेंट लेते हैं
तो वो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप है, चुपचाप वहाँ बैठा हुआ है, सीरियस स्टूडेंट, इंट्रोवर्ट नहीं बोल सकते, सीरियस स्टूडेंट है, सिर्फ पढ़ रहा है, इधर उधर कोई बात नहीं देख रहा है, सिर्फ फ्रेंड से बात नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने टीचर से पढ़ाई कर रहा है और एकदम चुपचाप वहाँ पे है। लेकिन वही अगर वो जाता है पिच पर क्रिकेट के फील्ड में, तो वहाँ वो मतलब प्लेग्राउंड में तो वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, सारे फ्रेंड से भी अच्छे से बात करता है। तो वो यहाँ भी सिचुएशनिज्म आता है, वो स्टूडियस बच्चा है तो वहाँ अच्छे से पढ़ रहा है लेकिन उसको खेलना भी पसंद है, तो उसका और भी ट्रेड्स है, इसलिए वो अच्छे से वहाँ पे स्पोर्ट्स में भी उतना ही अच्छा से खेल रहा है और साथ साथ अपने फ्रेंड्स लोग से बात भी कर रहा है। तो कोई भी ट्रेड्स है या कोई सिचुएशनिज्म है, तो इसके लिए हम ऊपर ऊपर से तो बोल नहीं सकते हैं कि ये व्यक्ति का यही ट्रेड्स है, इसके लिए मूल्यांकन करना पड़ता है। मुझे साइकोलॉजी पढ़ना और पढ़ाना पसंद है, तो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सिर्फ पढ़ना या पढ़ाना पसंद है, इसके लिए मैं अपना टेस्ट ली हूँ कि जो इंटरले आईक्यू टेस्ट है उसमें उसमें अच्छा मार्क्स आया, जो अगर पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें अच्छा मार्क्स आया, इंटरेस्ट का टेस्ट लिए कि साइकोलॉजिकल कोई भी क्वेश्चन देख कर के कैसा लगता है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जाते हैं तो कैसा फील होता है, साइकोलॉजी अगर पढ़ा रहे तो मुझे अभी कैसा फील हो रहा है। तो ये सब के असेसमेंट पे अगर मैं खड़ी हूँ, अच्छा मार्क्स आया, अगर मेरे क्लास में अच्छा मार्क्स आया, तो आप लोगों को ये मैं पढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि बिना मूल्यांकन किए तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। तो और इसका मूल्यांकन के लिए प्रूफ भी होना चाहिए। अगर सिर्फ बोल दे कि साइकोलॉजी पढ़ना या पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप में से कोई भी मेरे से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो मेरा मेरा जो प्रोफाइल है वहाँ उस पर लग गया लेवल कि गोल्ड मेडलिस्ट इन साइकोलॉजी, तो वो एक टैग काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मतलब गोल्ड मेडल मिला है, ताकि मतलब ये लड़की जो है स्टूडियस थी, अच्छा मार्क्स लाई है, तो अगर उससे हम लोग पढ़ेंगे तो मेरा भी मार्क्स अच्छा आ सकता है। तो ये मूल्यांकन किया मेरा यूनिवर्सिटी, तभी मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो बस यही हम लोग पढ़ेंगे कि मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन कैसे होता है। तो मूल्यांकन, किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला जो चरण है वो होता है असेसमेंट या मूल्यांकन। तो मूल्यांकन करने का अर्थ व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों को मापना, जैसे कि अभी बताएं थोड़ी देर पहले। मापन के अंतर्गत व्यक्तियों के गुणों की तुलना करने की आम मानक विधियां अपनाई जाती हैं। किसी व्यक्ति में किसी गुण की उपस्थिति तभी स्वीकार की जाती है जब गुण का किसी वैज्ञानिक विधि से मापन किया जाता है, जैसे कि अभी बताएं कि सिर्फ इंटरेस्ट रहने से नहीं होता है, उसके असेसमेंट पे भी खड़ा उतरना पड़ता है। अगर उसका मूल्यांकन में अगर खड़े उतरे, अच्छा मार्क्स आएगा, तभी डिग्री मिलता है और तभी आप अपने इंटरेस्टेड फील्ड को भी कर पाते हैं, तभी लोग आपका बात सुनते हैं और समझते हैं। तो अब मनोवैज्ञानिक गुण का जो अब मूल्यांकन तो होगा, असेसमेंट तो हो अब समझ में आ गई कि असेसमेंट करने से ही पता चलता है कि क्या गुण है आप में। तो अब बात आता है कि कौन कौन सा गुण का हमें मूल्यांकन करना है। तो अभी जो सबसे पहला होता है वो इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का जो होता है, इंटेलिजेंस इज ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रेशनली, यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विथ चैलेंज। जब चैलेंज आता है तो आप उस रिसोर्स में कैसे अपना बुद्धि की क्षमता का यूज करते हैं, तो इसे ही बुद्धि कहते हैं। तो ये वेस्लर का डेफिनेशन था। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक गुण क्षेत्र में सबसे पहले बुद्धि का टेस्ट होता है कि अगर आपका मनोवैज्ञानिक में बुद्धि है तो बुद्धि के लिए सबसे पहले आईक्यू का टेस्ट होगा। बुद्धि का आशय पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता से है, जैसे कि अभी बताएं। तो बुद्धि परीक्षणों से व्यक्ति की व्यापक सामान्य संज्ञानात्मक सक्षमता तथा विद्यालय शिक्षा से लाभ उठाने की योग्यता का ज्ञान होता है। अगर हम आईक्यू का टेस्ट लेते हैं, अगर हम बुद्धि का टेस्ट लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे में जो कॉग्निशन है, जो एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी, वो कितना है, हमारा जो बुद्धि है वो कितना है। अगर बुद्धि 120 है तो हम अगर 100 है तो 90, सॉरी, अगर 90 टू 110 है तो हम एवरेज बुद्धि के हैं, 110 से ज़्यादा है, 120 है तो सुपीरियर है, अगर 120 से भी बहुत ज़्यादा है तो 160 180 है तो वेरी सुपीरियर है, और 90 से अगर कम होते गया तो फिर वो डल के तरफ, डलनेस के तरफ बढ़ेगा। तो उसका एक एनपीसी ग्राफ होता है, जो कि हम अभी इंटेलिजेंस चैप्टर में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे। तो
वही है कि इंटेलिजेंस का पता चलता है अगर हम आईक्यू का जो टेस्ट लेते हैं कि मार्क्स कितना है। आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें जितना मार्क्स आएगा 90 से बिलो 90 आएगा तो मंद बुद्धि के तरफ, डल इंटेलिजेंस के तरफ जाएगा। 90 आएगा तो एवरेज रहेगा, 120 आएगा तो सुपीरियर रहेगा, 120 से प्लस रहेगा, एबव रहेगा तो वेरी सुपीरियर रहेगा। तो ये सब कैसे हुआ सुपीरियर और एवरेज, ये हम नॉर्म से पता कर पाते हैं अगर हम आईक्यू का टेस्ट करते हैं तो। फिर होता है इसमें फिर जो अगर हमारा व्यक्तिगत जो मूल्यांकन है उसका दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा हम लोग जो टेस्ट करेंगे, असेसमेंट लेंगे, वो हम लोग एप्टीट्यूड का लेंगे। इसका अर्थ किसी व्यक्ति की कौशल के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता से है। अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग करके यह पूर्व कथन करने में किया जाता है कि व्यक्ति उपयुक्त पर्यावरण और प्रशिक्षण प्रदान करने पर कैसा निष्पादन करेगा। अगर कोई बच्चा बोलता है कि उसे क्रिकेट खेलना पसंद है तो उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा उसका कोच की। अगर उसको हम वैसा पॉसिबिलिटी बनाते हैं, वैसा सिचुएशन देते हैं, वैसा इन्वायरमेंट देते हैं, उसको वैसा पावर फूड देते हैं, पावर ड्रिंक देते हैं, वैसा उसको हम सारा जो क्रिकेट किट है वो देते हैं, उस इन्वायरमेंट में वो कितना अच्छे से खेलता है तो उससे ही उसका फिर एप्टीट्यूड का पता चलता है। सिर्फ बच्चा बोल दे कि उसको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा रन बना सकता है, उससे नहीं होगा। उसका जो उसके जो कोच है वो उसका फुल टेस्ट करेंगे। और उसके बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता से है। तो अगर व्यक्ति का जो मूल्यांकन होता है, इसका जो थर्ड फेज है वो है इंटरेस्ट। अगर आपको सुबह से लेकर शाम तक आप बहुत सारा काम करते हैं, आप कुकिंग भी करते हैं, आप पढ़ाई भी करते हैं, आप क्रिकेट भी खेलते हैं, मतलब आप आउटडोर भी करते हैं, आप इंडोर भी अच्छा करते हैं, आप अब बहुत सारा कार्य करते हैं। लेकिन उन सारे कार्य में आपको कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करने में आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो रहा है, आप बार बार भी कितना भी देर आप कर रहे हैं लेकिन आप थक नहीं रहे। जैसे आप मेहंदी लगा रहे हैं, लेकिन जो मेहंदी आर्टिस्ट, हम लोग अगर मेहंदी लगाएंगे तो एक हाथ या दो हाथ में ही थक जाएंगे, लेकिन जो मेहंदी आर्टिस्ट है वो सुबह से लेकर शाम तक भी मेहंदी लगाएगी तो वो नहीं थकेगी। क्यों नहीं थकेगी? क्योंकि वो इसका इंटरेस्टेड फील है। अभी आप मुझे सुबह से लेकर शाम तक लेक्चर लेने बोल दीजिएगा तो सुबह से शाम तक मैं पढ़ाते रह जाऊंगी नॉन स्टॉप, लेकिन नहीं थकूंगी क्योंकि वो मेरा इंटरेस्टेड फील्ड है। तो व्यक्ति का जो इंटरेस्टेड फील्ड रहता है तो उसमें वो थकता नहीं है, बोरिंग नहीं होता, बल्कि उसे बहुत मजा आता है। तो ये होता है व्यक्ति का जो मूल्यांकन होता है, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन का ये तीसरा फील्ड है। पहला हम लोग सीखे इंटेलिजेंस के, मनो मूल्यांकन के लिए सबसे पहले हम लोग उसका इंटेलिजेंस का मूल्यांकन करते हैं। दूसरा उसको एप्टीट्यूड का मूल्यांकन करते हैं कि अगर किसी का कोई इंटरेस्टेड फील्ड है तो अगर उसको हम वैसा माहौल देंगे, वैसा इन्वायरमेंट देंगे तो और वो अच्छे तरह से निखार करके ला सकता है। फिर इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी का अर्थ हो, पर्सनालिटी जो शब्द है वो लैटिन शब्द से मिलकर बना है और इसका मतलब होता है मास्क या मुखौटा। हम सिर्फ किसी का वेशभूषा से देख करके उसके पर्सनालिटी के बारे में नहीं बता सकते। अगर कोई व्यक्ति का एथलेटिक बॉडी है, बहुत अच्छा से कपड़ा वपड़ा भी पहना है, शूज़ भी बहुत अच्छा पहना है, अच्छा सा वॉच पहना है, तो वो बहुत अच्छा पर्सनालिटी का है, हम ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो उसका जो हुआ वो आउटलाइन हुआ, वो बाहरी मास्क हुआ, लेकिन वो अंदर से कैसा है इसका पता करने के लिए तो साइकोलॉजी का असेसमेंट का टूल्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो वही है व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति की अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकार की उन विशेषताओं से है जो उसे व्यक्तियों से भिन्न बनाती है। व्यक्तित्व परीक्षण व्यक्ति का अद्वितीय विशेषताओं जैसे व्यक्ति प्रभावी है, विनम्र है, जावक है, विनम्रित है, संवेगी रूप से स्थिर है, तुनक मिजाज है आदि का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। फिर जो पांचवा है वो है वैल्यू। तो असेसमेंट का जो पांचवा चीज़ है वो है वैल्यू। आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास होते हैं। व्यक्ति के मूल्य उसके जीवन में व्यवहारों के लिए एक मानक निर्धारित करते हैं और उन्हें निर्देशित करते हैं। मूल्य द्वारा ही व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों के औचित्य या मूल्यांकन करता है। मूल्यों के मूल्यांकन में हम किस व्यक्ति के प्रभावी मूल्यांकन का निर्धारण करते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए मूल्यांकन द्वारा हम यह जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि मूल्यों में से कौन सा वैल्यू उसके व्यवहार को निर्देशित करने के लिए प्रभावी रहता है।
तो अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे, अभी हम लोग इसके कि व्यक्ति का जो मूल्यांकन है वो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो उसके लिए इंटेलिजेंस जरूरी है, एप्टीट्यूड जरूरी है, इंटरेस्ट जरूरी है, पर्सनालिटी जरूरी है और वैल्यू। अगर इन पांचों से होकर किसी का टेस्ट लिया जाता है तब उसका हम लोग व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि मूल्यांकन तो हो गया, अब उसमें मूल्यांकन में कौन कौन सा मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो व्यक्ति की मानसिक तथा व्यापक व्यवहार परक विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ तथा मानकीकृत मापक होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। जैसे कि किसी का आईक्यू टेस्ट होता है, अभिक्षमता जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कुछ सभी विमाओं के मापन के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षित विकसित किए जा चुके हैं। क्लिनिकल निदान, निर्देशन, कार्मिक चयन, स्थानांतरण तथा प्रशिक्षण आदि कार्यों में परीक्षणों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? तो कहीं स्कूल में किया जाता है, कॉलेज में किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, हॉस्पिटल में किया जाता है, और किसी का कोई ऑफिस में अगर किसी कर्मचारी का सिलेक्शन करना है तो उसके लिए हम लोग पहले उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं। कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, तो वो तो आप कोर्स का आप जो सिलेबस का जो क्वेश्चन पूछा उसमें आप पास करके, लेकिन आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में पास करते हैं तभी आपका फाइनल रिजल्ट आता है। दूसरा साइकोलॉजी का जो मूल्यांकन का जो दूसरा विधि वो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू मेथड क्या होता है? इंटरव्यू में दो लोग होते हैं, एक पहला जो क्वेश्चन पूछता है और दूसरा जिसका क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है। और ये आमने सामने की एक प्रक्रिया है। और इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन जो होता है स्ट्रक्चर्ड मेथड का होता है, कुछ क्वेश्चन जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड मेथड का होता है। स्ट्रक्चर्ड मेथड में बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा पहले से लिखा हुआ रहता है, सिर्फ आपको देख करके जो इंटरव्यू लेता है इंटरव्यूवी वो आपसे क्वेश्चन दे करके पूछता है। और जो अनस्ट्रक्चर होता है वो रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये मूल्यांकन की दूसरी विधि हुई साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। दूसरा जो होता है केस स्टडी मेथड। ये किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा उसके मनोसामाजिक और भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि की गहनता से इसमें अध्ययन किया जाता है। और नैदानिक मनोविज्ञान इस विधि का व्यापक रूप से उपयोग करता है, मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसका ज़्यादा यूज होता है। इच्छुक व्यक्ति महान व्यक्तियों के जीवन के केस विश्लेषणों द्वारा उन महान व्यक्तियों के जीवन अनुभव से सीख प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति अध्ययन में विधियों जैसे साक्षात्कार, प्रेक्षण प्रश्नावली, मनोवैज्ञानिक परीक्षण आदि का उपयोग किया जाता है। तो जो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ? साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उससे पहले हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट का सामना करना पड़ता है, और उसमें अगर अच्छा मार्क्स आता है तभी हमारा सिलेक्शन होता है। दूसरा जो मनोवैज्ञानिक विधि अभी हम लोग पढ़े वो होता है इंटरव्यू मेथड। तो किसी भी व्यक्ति को मूल्यांकन करने के लिए इंटरव्यू मेथड बहुत बढ़िया मेथड है, क्योंकि इसमें झूठ आप नहीं बोल सकते हैं। आपके आमने सामने आपका क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछेगा। आपका ये इसलिए वैलिड है क्योंकि इसका जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है वो नोट करते रहेगा कि क्या आप झूठ बोल रहे हैं, क्या आप सही कह रहे हैं। आपको वैसा वैसा सिचुएशन क्रिएट करके देगा क्वेश्चन में कि आप उसमें झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आपको रीड करते रहता है। तीसरा जो होता है केस स्टडी। केस स्टडी में भी जैसे कि भी हम लोग पढ़े उसे व्यक्ति अध्ययन विधि भी कहते हैं। इसमें जो होता है आपका केस का अध्ययन किया जाता है। आपका केस का अध्ययन करने के लिए आपके फैमिली से भी रिपोर्ट मांगा जाता है, आपके फ्रेंड से भी रिपोर्ट मांगा जाता है। और जो नेक्स्ट मेथड है साइकोलॉजी का मूल्यांकन के लिए वो होता है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है वो बहुत नेचुरल होता है। और ये जो होता है नेचुरल इसलिए बोल रहे क्योंकि ये दो तरीके से होता है, एक पार्टिसिपेंट द्वारा और एक नॉन पार्टिसिपेंट मेथड यूज इसमें किया जाता है। पार्टिसिपेंट में जैसे कि अगर किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं किसी स्टूडेंट का, तो अगर स्टूडेंट का मूल्यांकन करने के लिए कोई कर रहा है तो वो उसके क्लासरूम में जाकर पीछे बेंच पर बैठ गया, तो वो नहीं समझ पा रहे स्टूडेंट कि पीछे जो बैठा है वो स्टूडेंट ही है या मेरा वो असेसमेंट कर रहा है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में आप पे वो नेचुरल इन्वायरमेंट क्लास आपका चल रहा है उसमें वो आप पे नोटिस कर रहा है कि वो कैसा पढ़ा रहा है। ऐसे फिर हम लोग एक और एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हम अपने क्लास में अगर हम कोई कोई स्कूल के लिए हम इंटरव्यू देने गए हैं तो वो क्या करेगा, वहाँ का जो टीचर है वो
स्टूडेंट के ही ड्रेस में या स्टूडेंट के ही पीछे बेंच पर जाकर बैठ जाएगा और कैसा आप क्लास ले रहे हो पीछे से आपका बैठ करके फीडबैक लेते रहेगा, मतलब वो नोट करते रहेगा कि आप किस वे में पढ़ा रहे हैं, किस वे में नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वो पार्टिसिपेंट मेथड हुआ। नॉन पार्टिसिपेंट मेथड में वो व्यक्ति जो होता है, जो आपका मूल्यांकन कर रहा है, उस ग्रुप में नहीं रहता है, दूर से आपका ऑब्जर्व करते रहता है। और जो चौथा है वो सेल्फ रिपोर्ट। इसका जो नेक्स्ट मूल्यांकन का जो विधि है वो है सेल्फ रिपोर्ट। तो वह विधि है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने विश्वास, मत आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है, और ऐसी सूचनाएं किसी साक्षात्कार, अनुसूची तथा प्रश्नावली, किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण अथवा व्यक्तिगत डायरी का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग पढ़े क्या क्या, अभी पढ़े कि मानव प्रकारों में व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या क्या होती है, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन, और मनोवैज्ञानिक गुण का मूल्यांकन किन किन क्षेत्रों में होता है और किन किन विधियों से होता है। और ये जो अभी हम लोग पढ़े क्लास 12th का जो चैप्टर 1 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे एग्जाम में पूछता है। तो ये अगर आप लोगों को ऐसे ही साइकोलॉजिकल नोट्स चाहिए तो बागीशा साइकोलॉजी क्लासेस से बने रहिए, आप लोगों को सारा नोट्स मिलते रहेगा। बागीशा साइकोलॉजी क्लासेस पर जाइए, यूट्यूब पर भी सारा नोट्स रहता है और एफबी पर भी सारा नोट्स आप लोगों को मिलते रहेगा।